एपिसोड 212। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा जान होता है ना, साथ ही साथ जो यूनियन होती है ना, वो सेंचुरी पैलेस में पहुंच जाती है। अब यहाँ पर पहुंचने के बाद हमारा जान चलता है तो फाइनली सेंचुरी पैलेस को पूरी तरीके से बचा लेता है, और तो और उसकी लीडर को भी कुछ भी नहीं होने देता। अब यहाँ पर आने के बाद हमारी जान को पता चलता है कि जो इमोर्टल वर्ल्ड है ना, उसका सेंटर फ्लेम है ना, वहीं पर एवरेज सबसे पहले कब्जा करना चाहती है, ताकि पूरी की पूरी इमोर्टल वर्ल्ड पर आसानी से कब्जा हो सके। अब जैसे हमारी जान को इस बात का पता चलता है ना, तो जान चलता है तो सेंचुरी पैलेस की लीडरनी के साथ ही साथ यूनर, यूरो और याओ लिंग, इन्हें लेकर हमारे जान पहुंच जाता है सेंटर फ्लेम में। और अब आगे अब यहाँ पर आते ही हमारे जान चलता है तो सबसे पहले अपना रूप वगैरह बदल लेता है, क्योंकि सेंटर फ्लेम में उसके जियो कबीले के दुश्मन रहते हैं, इसलिए हमारा जान पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। अब जान वगैरह चलती है तो फाइनली आगे बढ़ते रहते हैं, और अब इन्हें 16 बिल्डिंग दिखाई देने लगती है। अब जैसी ये 16 बिल्डिंग दिखाई देती है ना, तो यहाँ पर जो सेंचुरी पैलेस की लीडर नहीं है ना, वो चलती है तो जान से कहने लगती है कि जान, तुम्हें ये 16 बिल्डिंग दिख रही है ना, ये इमोर्टल वर्ल्ड के 16 पावरफुल सेक्टरों की बिल्डिंग है, और इन 16 बिल्डिंगों में एक एक अलग अलग रिकॉग्निशन लेवल वाले वॉरियर रहते हैं, और उनके सेक्ट भी रहती हैं। अब जैसे हमारे जाने सुनता है ना, तो वो हमें से रिला देता है। अब सेंचुरी पैलेस की लीडर नहीं चलती है तो जो इमोर्टल वर्ल्ड का सेंटर फ्लेम का मेन एरिया जो भी कंट्रोल करता है ना, उसके पास ले जाने लगती है। अब जैसे सेंचुरी पैलेस की लीडर वहाँ पर पहुंचती है ना, तो यहाँ पर उसे बटरफ्लाई देखने को मिलती है, लेकिन वो देखती है कि यहाँ पर भी एविल शक्तियां फैल चुकी हैं, तो वो थोड़ी सी परेशान हो जाती है, क्योंकि इमोर्टल वर्ल्ड सेंटर फ्लेम का जो एरिया है ना, और इस एरिया की जितनी भी जानकारी है ना, वो यही लड़की रखती है। और अगर इस लड़की को भी एवरेज ने कंट्रोल कर लिया होगा ना, तो हो सकता है कि जो सेंटर फ्लेम है ना, उसके अधिकतर लोग कंट्रोल हो जाएं। अब यहाँ पर जान सेंचुरी पैलेस की लीडर नहीं चलती हैं तो आगे बढ़ने लगती हैं एक झोपड़ी की ओर, ताकि इस बारे में पता लगा सके कि ये रेड बटरफ्लाई अभी तक एवरेज के कंट्रोल में गई है या फिर नहीं। अब जैसे हमारा जान दरवाजा खोलता है ना, तो वो देखता है कि अंदर बोला जाए तो झोपड़ी के अंदर एक कुक्कून रखा हुआ है, और उस कुक्कून के अंदर से नॉर्मल एनर्जी बाहर निकल रही है, लेकिन उस कुक्कून के बाहरी हिस्से पर एक रेड और काले कलर का कोरा छाया हुआ है, जो कि कुक्कून को अच्छी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने से रोक रहा है। अब जैसे हमारे जान झोपड़ी के अंदर ऐसा सब कुछ देखता है ना, तो जान समझ जाता है कि शायद जो रेड बटरफ्लाई है ना, जो कि 16 बिल्डिंगों में से एक बिल्डिंग की मालिकनी है, वो शायद एवरेज के कंट्रोल में जा चुकी है, या फिर उसके साथ कुछ गलती हो गया है। इसलिए अब हमारे जान चलता है तो आराम से जैसे उसने दरवाजे को खोला था ना, वैसा के वैसा बंद कर देता है, और ये सारी बात है सेंचुरी पैलेस की लीडर ने और यहाँ पर सभी को बता देता है। अब जैसे हमारे जाने ऐसा करता है ना, तो ये लोग फैसला करते हैं कि अब जो 15वें नंबर का बिल्डिंग है ना, वहाँ पर जाएंगे, और वहाँ के जो मालिक है ना थंडर, उन्हें ढूंढने की कोशिश करेंगे, ताकि उनकी सहायता से यहाँ पर जितनी भी अलग अलग बिल्डिंगों के मास्टर है ना, उन्हें जगाया जा सके। अब जैसे ही सेंचुरी पैलेस की लीडर ने ये कहती है ना, तो पूरे के पूरे जान का ग्रुप चलता है, तो जो 15वें नंबर की बिल्डिंग है ना, उनके एरिया में आ जाती है। अब जैसे यहाँ पर आते हैं ना, तो जान देखता है कि यहाँ पर भी एविल शक्तियां फैली हुई हैं। जान हैरान हो जाता है कि आखिरकार इन एविल लोगों ने ऐसा यहाँ पर किया क्या है कि जो 15 रिकॉग्निशन लेवल वाले वॉरियर हैं, वो भी अचानक गायब हो चुके हैं। आखिर इन एविल रेस वाले लोगों का इतना लंबा प्लान कैसे बना, और आखिरकार इनका प्लान क्या है। अब जान चलता है तो ये सारी बातें सोच ही रहा होता है, तभी ये सारी बातों को वो नजरअंदाज कर देता है, और हमारे जान अपने ग्रुप के साथ जो 15वें नंबर की बिल्डिंग है ना, उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब जान देखता है कि यहाँ पर एक गुफा टाइप की है। जान चलता है तो फाइनली अपने पूरे ग्रुप के साथ जो गुफा है ना, उसके अंदर चला जाता है। अब जैसे हमारे जान इस गुफा में आगे बढ़ता है ना, तो वो देखता है कि इस गुफा में चारों तरफ से थंडर चमक रहे हैं, और उन पर हमला करने के लिए तैयार हो रहे हैं। अब जब हमारा जान आस पीस के थंडरों को देखता है और अपने ऊपर हमला करने की तैयारी करता हुआ देखता है, तो जान चलता है तो उसके पास भी थंडर पावर है, इसलिए जान चलता है तो थंडर पावर को एक्टिवेट कर देता है। अब जैसी हमारे जान की जो हरे कलर की थंडर पावर एक्टिवेट होती है ना, तो जो गुफा के चारों तरफ थंडर लटके हुए थे ना, जो कि हमारे जान को हमला करने के लिए सोच रहे थे, ये थंडर चलते हैं तो एकदम शांत पड़ जाते हैं। अब जान चलता है तो फाइनली आगे बढ़ता रहता है। अब इतने में हमें सेंचुरी पैलेस की लीडर ने कोई बताया जाता है, जो कि जान को इतनी आसानी से अपने शरीर से थंडर पावर को निकालते हुए देखकर थोड़ी सी हैरान हो जाती है, और वो इस बात से हैरान हो रही होती है कि इस लड़के के पास फायर एटीट्यूड तो है ही, साथ ही साथ थंडर वाली भी शक्तियां हैं। इसलिए सेंचुरी पैलेस की लीडर और भी ज्यादा हैरान हो रही होती है। अब सेंचुरी पैलेस की लीडर नहीं चलती है तो इस बात को नजरअंदाज करती है, और हमारी जान के साथ फाइनली आगे बढ़ने लगती है। अब आगे बढ़ते बढ़ते इनके सामने अचानक एक थंडर बीस्ट आ जाता है, जो कि शेर जैसा दिख रहा होता है। अब जैसे ही सेंचुरी पैलेस की लीडर ने सामने एक शेर को देखती है जिसके पास थंडर पावर थी, तो जान सेंचुरी पैलेस की लीडर ने याओ लिंग, यूनियन और यूरो थोड़ी थोड़ी पीछे हट जाती है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो सामने उसे जो लॉयन दिख रहा है ना, उसे और भी अच्छी तरीके से देखने लगता है। अब जैसे हमारा जान
विशेष तौर पर लॉयन को दिखता है ना, तो वो महसूस करने लगता है कि इस लॉयन के ऊपर एवररेज ने हमला किया था, लेकिन इसकी थंडर शक्तियों की वजह से ये लॉयन शायद अभी तक जिंदा है। अब इतने में हमें सामने लॉयन को भी बताया जाता है, जो कि जॉन और अन्य 4-5 लोगों को और दिखकर थोड़ा राहत की सांस लेने लगता है, क्योंकि उसे लगा कि यहाँ पर एवररेज के लोग आ गए हैं दोबारा से उस पर हमला करने के लिए, इसलिए थोड़ा वो घबरा गया था। अब फाइनली ये लॉयन चलता है, सीट चलता है, जो सेंचुरी पैलेस की लीडर नहीं और हमारे जॉन को सब कुछ बताने लगता है कि यहाँ पर आज से कुछ दिनों पहले 2 बंदे आए थे और उन्होंने सबसे पहले जो 16वां माला है ना, जिस पर की रेड बटरफ्लाई रहती है, उन पर हमला कर दिया। और पर उसके बाद वो 15 फ्लोर पर आए और पर उन्होंने हम पर भी हमला कर दिया और मेरे जो मास्टर है ना, उन्हें सिर्फ 3 ही अटैकों में हरा दिया और मुझे भी यहाँ पर चोटिल कर मेरे मास्टर को गुलाम बनाकर जो 14वां फ्लोर है ना, वहाँ की ओर आगे बढ़ गए। अब भाई साहब जैसे हमारा जॉन सेंचुरी पैलेस की लीडर ने या फिर और भी हमारे जान के साथ यहाँ पर आए हुए साथी थंडर लॉयन की बात सुनते हैं ना, तो वो हैरान हो जाती हैं कि क्या थंडर लॉर्ड को मात्र 3 अटैकों में एवररेज के बंदों ने हरा दिया। खासकर सेंचुरी पैलेस की लीडर नहीं सबसे ज्यादा हैरान हो रही होती है। सेंचुरी पैलेस की लीडर नहीं चलती है तो सोचने लगती है कि कहीं एवररेज से यहाँ पर एविल गॉड तो नहीं आ गए, लेकिन वो जानती है कि एविल गॉड बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती हैं और उनकी पोजीशन को देखते हुए वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है, जो कि सोच रहा होता है कि शायद एविल गॉड का जो नीचे की पोजीशन है ना, वो वाले बंदे शायद यहाँ पर 1-2 आ सकते हैं और यहाँ पर एवररेज की ओर से जितने भी बंदे आए हैं ना, उनका साथ दे सकते हैं ताकि जो इमोर्टल वर्ल्ड है ना, उस पर आसानी से कब्जा कर सके। अब यहाँ पर थोड़ी बहुत और बातचीत होती है और हमारा जान चलता है, तो फाइनली जो यहाँ पर थंडर शेर था ना, थंडर लॉयन था ना, उसके अंदर से एविल शक्तियां निकालने लगता है। फाइनली हमारे जान चलता है, तो 1 घंटे की मेहनत के बाद अपनी होली फ्लेम का लगातार इस्तेमाल करने के बाद जो लॉयन है ना, उसके शरीर के अंदर से एविल शक्तियां निकाल देता है, जिस वजह से लॉयन चलता है तो अपने आप को हल्का महसूस करने लगता है। अब यहाँ पर हमारे जान चलता है, तो लॉयन को आदेश देने लगता है कि तुम ऐसा करे ना, यहाँ से कोई भी एवररेज का क्रिएचर होना, यहाँ से उसे आगे मत आने देना, आगे के मामले हम संभाल लेंगे। अब जैसे यहाँ पर हमारे जाने कहता है ना, तो लॉयन चलता है तो मना कर देता है कि मैं शायद एवररेज के पावरफुल लोगों को न संभाल पाऊं। अब जब हमारा जान लॉयन को मना करता हुआ दिखता है ना, तो जान चलता है तो यहाँ पर एक फॉर्मेशन बना देता है और इस फॉर्मेशन में हमारे जान ने 5,90,000 सुइयों का इस्तेमाल किया था। अब जैसे हमारा जान इस फॉर्मेशन को बनाकर तैयार करता है ना, और जो थंडर लॉयन इस फॉर्मेशन की पावर को देखता है, तो वो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। थंडर लॉयन समझ जाता है कि इस फॉर्मेशन की सहायता से मैं आसानी से एक रिकार्नेशन लेवल वाले 6 स्टार वाले बंदे को भी यहाँ पर ट्रैप कर सकता हूँ। लॉयन चलता है तो जान की बात सुन लेता है और समझ भी जाता है। अब फाइनली जान और जो सेंचुरी पैलेस की लीडर नहीं है ना, और साथ ही साथ हमारे जान का पूरा ग्रुप वो आगे बढ़ जाती है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें यूनर को बताया जाता है, जो कि यही इमोर्टल वर्ल्ड में ही थी, और फिर हमें थोड़ी सी बैक स्टोरी बताई जाती है कि यहाँ पर बोले जाए तो इमोर्टल वर्ल्ड में हमारी जान के साथ लिटिल ई, किंग चैन और यूनर आए थे, लेकिन किंग चैन को इस बारे में पहले ही जानकारी मिल गई थी, इसलिए वो इमोर्टल वर्ल्ड के सेंटर फ्लेम में पहले ही आ गई थी। और जब उसे इस बारे में पूरी तरीके से पता चला कि हाँ सच में एवररेज इमोर्टल वर्ल्ड पर कब्जा करना चाहती है, तो उसने यूनर को भी अपनी मदद के लिए इमोर्टल वर्ल्ड में बुला लिया था। और तो और यूनर को किंग चैन ने इस प्रकार से बुलाया था कि किसी को पता ही नहीं चला कि यूनर इमोर्टल वर्ल्ड में आ चुकी है, क्योंकि किंग चैन ने एक सोल बैरियर का इस्तेमाल किया था, जिसकी सहायता से यूनर आसानी से इमोर्टल वर्ल्ड में आ गई थी। अब किंग चैन चलती है तो यूनर से कहने लगती है कि हम काफी समय से यहाँ पर हैं, लेकिन हमें अभी तक उस चीज के बारे में पता नहीं चला है जिस चीज को लेने के लिए एवररेज यहाँ पर हमला किया है। जो भी है, किंग चैन को इस बारे में पहले से ही पता था, इसलिए किंग चैन चलती है तो लिटिल ई और यूनर को लेकर एक दिशा में आगे बढ़ने लगती है। यूनर चलती है तो किंग चैन से पूछने लगती है कि आगे तो रास्ता ही नहीं है, तो भला हम कहाँ पर जा रहे हैं। अब जब किंग चैन यूनर की बात सुनती है ना, तो यूनर से कहने लगती है कि मुझे पता है कि मैं कहाँ पर जा रही हूँ, सिर्फ तुम मेरे पीछे चलो। यूनर चलती है तो हाँ में सिर हिला देती है और ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं। अब आगे बढ़ते बढ़ते इनके सामने अचानक एक दीवार सी आ जाती है। अब जैसे ये दीवार यूनर दिखती है ना, तो वो थोड़ी सी हैरान हो जाती है कि भाई आखिरकार ये दीवार इतनी खास क्यों दिख रही है, क्योंकि यूनर को इस दीवार पर जो जियो कबीले का टैटू रहता है ना, जो कि हमेशा माथे पर पड़ा रहता है, लेकिन सामने दीवार पर पड़ा था, इसलिए यूनर हैरान हो रही होती है कि भला दीवार पर टैटू कैसे हो सकता है। अब इतने में किंग चैन चलती है तो जो जियो कबीले का टैटू है ना, उसके बीच में एक पर्पल कलर की शक्ति से हमला कर देती है, जिस वजह से जो दीवार है ना, वो मतलब कि थोड़े समय के लिए गायब सी हो जाती है और वहाँ पर बोला जाए तो दीवार के उस साइड एक दूसरी दुनिया दिखाई देने लगती है। अब किंग चैन चलती है तो सभी को लेकर उस दीवार के उस साइड चली जाती है, मतलब कि दूसरी साइड अलग दुनिया में चली जाती है, और वो दीवार है ना जिस पर जियो कबीले का टैटू पड़ा हुआ था, वो वैसी की वैसी हो जाती है। अब जैसी किंग चैन यहाँ पर सभी को लाती है ना, और यूनर की नजर आस पास पड़ती है, तो वो थोड़ी सी हैरान हो जाती है कि उस दीवार की इस साइड इतनी खूबसूरत जगह है। अब इतने में यूनर देखती है एक पहाड़ को,
जो कि बहुत ही ज्यादा विशाल था, लेकिन जो पहाड़ था ना वो कछुए जैसा लग रहा था। किंग चैन चलती है तो यहाँ पर यूनर और लिटिल ई को लेकर जो पहाड़ का सबसे ऊपरी हिस्सा है ना यहाँ पर आ जाती है। अब जैसे यहाँ पर आती है ना किंग चैन, तो वो एक स्टोन को देखती है जिसमें कि 3 गड्ढे थे, और ये तीनों गड्ढे ऐसे लग रहे थे कि मानो इनके अंदर से बोला जाए तो इनके अंदर चाबी लगाई जाए, जिसकी सहायता से जो भी इस पहाड़ के अंदर चीज है ना उसे निकाली जा सके। अब किंग चैन चलती है तो ये सोचने लगती है कि बिना चाबियों की सहायता से इस पहाड़ के अंदर जो भी चीज है उसे कैसे निकाली जाए। अब किंग चैन बहुत सोचती है लेकिन वो समझ नहीं पाती कि कैसे निकाली जाए, और फाइनली किंग चैन चलती है तो हार मान जाती है और यहाँ पर फैसला ले लेती है कि यहाँ पर जो भी चाबी लाएगा ना तो हम उनसे उन चाबियों को छीन लेंगे और यहाँ की जो चीज है ना उसे निकाल लेंगे। अब जैसे ही किंग चैन कहती है ना तो यूनर और लिटिल ई चलती हैं तो हमें सिर हिला देती हैं, लेकिन जो लिटिल ई है ना वो कहीं ना कहीं जो पहाड़ है ना जिसके अंदर एक कीमती ट्रेजर रखा हुआ है उसे अनुभव कर लेता है कि मानो इस पहाड़ के अंदर कोई जो पानी से संबंधित शक्तियाँ रहती है ना उनसे संबंधित है। अब फाइनली यहाँ पर जो तीनों के तीनों बंदे चलते हैं तो छुप जाते हैं। अब मैं थोड़ी सी साइड स्टोरी बता देता हूँ कि भाई जो 3 चाबियां है ना जो कि याओ लिंग, यूरो और यूनियन के पास हैं, वो शायद जो पहाड़ पर ऊपर सबसे ऊपर स्टोन रखा हुआ है ना इसी स्टोन की चाबियां हैं, जिसकी सहायता से एक अलग डायमेंशन खुलेगा और वहाँ पर जो भी ट्रेजर है ना वो उन्हें मिलेगा। और जो एवर रेस है ना शायद उसी ट्रेजर को यहाँ पर लेने के लिए आई थी, या फिर हो सकता है कि उसका और कुछ प्लान हो, जो भी हो वो तो अब हमें आगे जानकर पता चलेगा। खैर को नहीं, आगे बढ़ती हैं। अब इसी के साथ यहाँ से किंग चैन, यूनर और लिटिल ई यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर हमें जो 16 बिल्डिंगें हैं ना जिनमें से हमारा जान जो 14वीं बिल्डिंग की ओर आगे बढ़ रहा है उन सभी बिल्डिंगों को बताया जाता है, जहाँ पर जो एवरेस्ट के बंदे हैं ना धीरे धीरे एक एक कर 13वें, 12वें, 11वें, 9वें, 7वें, 5वें सारी की सारी बिल्डिंगों के जो मास्टर थे ना उन्हें अपने कंट्रोल में लेकर लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। और उधर दूसरी साइड हमारी जान को भी बताया जाता है जो की 14वें नंबर की बिल्डिंग में आ चुका है और वहाँ पर छानबीन कर रहा है कि भाई 14वें नंबर की बिल्डिंग के जो मास्टर है ना उसे क्या हुआ। इसी के साथ दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और पर हमें तीसरे नंबर की जो बिल्डिंग है ना वहाँ का सीन बताया जाता है, जहाँ पर एकदम सुबह था, बोले जाए तो दोपहर का समय था। अब अचानक यहाँ पर आसमान में काले काले बादल एकत्रित होने लगते हैं। अब जैसे ये काले काले बादल एकत्रित होते हैं ना तो जो तीसरे नंबर की बिल्डिंग है ना उसके एक हॉल का सीन बताया जाता है, जहाँ पर एक बंदा आराम से बैठा हुआ था और इस बंदे को पता नहीं था कि जो चौथे नंबर की बिल्डिंग या फिर चौथे नंबर से लेकर 16वें नंबर की बिल्डिंग के जितने भी मास्टर वगैरह है ना उन्हें किसी ने कैद कर लिया है। अब जब ये तीसरे नंबर की बिल्डिंग वाला बंदा बोले जाए तो लीडर ये महसूस करता है कि आसमान में अचानक बादल एकत्रित हो गए हैं, तो ये भी महसूस कर लेता है कि यहाँ पर शायद एवरेस्ट के बंदे आ चुके हैं। अब जैसे ही तीसरे नंबर की बिल्डिंग का लीडर ये महसूस करता है ना तो इसके सामने 6 बंदे प्रकट हो जाते हैं। अब जैसे ये 6 बंदे प्रकट होते हैं ना तो हमें इन 6 बंदों के बारे में बताया जाता है कि इनमें से 2 तो हाफ एविल गॉड हैं और मेरे ख्याल से हाफ एविल गॉड उन्हीं को कहा जाता है जिनका पावर लेवल रिकॉग्निशन लेवल के 6 स्टार पर पहुंच चुका हो, या फिर हो सकता है कि 5 स्टार पर पहुंच चुका हो, जो भी है। अब इतने में हमें 4 बंदों को और बताया जाता है जो कि एवर रेड किंग होते हैं। अब जैसे ये 6 के 6 बंदे आते हैं और जिस सामने तीसरे फ्लोर के लीडर को दिखते हैं तो उस पर हमला करने के लिए एकदम तैयार हो जाते हैं। अब मैं एक और बात क्लियर कर देता हूँ कि भाई जो तीसरे फ्लोर का बंदा है ना इसके पास एक डिवाइन वेपन है, और अगर मैं अब इस डिवाइन वेपन की तारीफ करने बैठ जाऊँ ना तो ये पूरा का पूरा एपिसोड इन लोगों की लड़ाई में चला जाएगा और फिर आप कहोगे कि भाई एपिसोड में ज्यादा कुछ बता ही नहीं गया है, इसलिए आप सिर्फ वीडियो का मजा लो, ठीक है ना। वहाँ की का सब कुछ मैं संभाल लेता हूँ। खैर को नहीं, आगे बढ़ती हैं। अब जैसे ये 6 के 6 बंदे प्रकट होते हैं ना तो इनमें से जो एक बंदा था ना, हालांकि यहाँ पर 2 बंदे थे गॉड वाले, बोले जाए तो हाफ गॉड वाले, जो कि रिकॉग्निशन लेवल के 5 स्टार पर पहुंच चुके थे, बोले जाए तो 5 स्टार के पीक लेवल पर। लेकिन इन दोनों बंदों में से जो एक बंदा था ना वो थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल था और वो सिर्फ 1 कदम की दूरी पर था गॉड लेवल पर पहुंचने में। बोले जाए तो रिकॉग्निशन लेवल के 6 स्टार को ही गॉड लेवल कहा जाता है एवरेज में, ठीक है ना, और 7 स्टार को शायद और कुछ कहा जाता होगा, वो तो हमें अब पता चल ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब जो एवरेज का रिकॉग्निशन लेवल वाला बंदा था ना, बोले जाए तो हाफ गॉड, वो 6 स्टार पर पहुंचना चाहता था, बोले जाए तो गॉड बनना चाहता था, लेकिन वो काफी समय से इसी रंग पर अटका हुआ था। इसलिए उसने प्लान बनाया था कि वो इमोर्टल वर्ल्ड में जाकर वहाँ के जो पावरफुल लोग हैं ना उन्हें खा जाएगा और अपनी पावर को गॉड लेवल पर पहुंचा देगा, जिस वजह से जो एवरेज में उसकी पोजीशन है ना वो और भी ज्यादा हाई हो जाएगी और उसे एवरेज से जो रिसोर्सेज मिलते हैं ना वो और भी ज्यादा मिलने लगेंगे, जिस वजह से वो भविष्य में एक रियल गॉड भी बन सकता है। अब ये हाफ गॉड वाला रिकॉग्निशन लेवल वाला बंदा चलता है एवरेज का, तो ये 2 रेड किंग को आगे भेजता है तीसरे नंबर के बिल्डिंग के लीडर से लड़ने के लिए। अब जैसे ये दोनों आगे आते हैं तो तीसरे नंबर का जो लीडर चलता है तो इसके हाथों में जो स्वॉर्ड है ना उसे निकालता है और एक स्लैश अटैक कर देता है, जिस वजह से जो दोनों के दोनों रेड किंग है ना वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाते हैं और पीछे हट जाते हैं।
हैं। अब जब एबल हाफ गॉड ऐसा होता हुआ दिखता है अपने दो रेड किंगों के साथ, तो वो समझ जाता है कि जो तीसरे नंबर का लीडर है ना, इसके हाथों में ये स्वॉर्ड है ना, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और शायद वो यहाँ पर नहीं लड़ा ना तो शायद यहाँ पर उसके सारे साथी मारे जाएंगे। इसलिए यहाँ पर अब जो एबल हाफ गॉड चलता है तो ये बिल्कुल भी आलसी नहीं बनता और सीधा जो तीसरे नंबर का लीडर है ना बिल्डिंगों का, उस पर हमला करने के लिए एकदम तैयार हो जाता है। एबल हाफ गॉड चलता है तो वो अपना सबसे पावरफुल वेपन, जो कि एबल रेस में 7 नंबर का वेपन कहा जाता है, उसका इस्तेमाल करता है और इस वेपन का नाम होता है ब्लड एबलिक 7 सन। अब जैसे ये हाफ गॉड वाला बंदा इस अटैक का इस्तेमाल करता है ना, तो ये अटैक तेजी से जो तीसरे नंबर का लीडर है ना उसकी ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जब तीसरे नंबर का लीडर अटैक को अपनी ओर आता हुआ देखता है ना, तो इसे भी थोड़ा सा डर लगने लगता है, क्योंकि जो अटैक है ना उससे अजीब सी शक्ति महसूस हो रही होती है। लेकिन अब जो तीसरे नंबर का लीडर चलता है तो ये डरता नहीं है, ये चलता है तो अपनी तलवार को दोबारा से घुमाने लगता है, जिस वजह से यहाँ पर एक बवंडर सा बनने लगता है। अब तीसरे नंबर का लीडर चलता है तो इस बवंडर में अपनी और भी ज्यादा डाउकी के थ्रू, तलवार के थ्रू डाउकी डाल देता है, जिस वजह से ये बवंडर और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और तो और इस बवंडर में जो तलवार है ना वो भी बहुत सारी बन जाती है और वो तेजी से घूमने लगती है। अब जब बवंडर चलता है तो तेजी से जो एबल हाफ गॉड का अटैक है ना उसकी ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जब दोनों अटैक आपस में टकराते हैं ना, तो दिल को दहला देने वाला धमाका होता है बड़ाम, और चारों तरफ शक्तियों की बेबे फैल जाती है। लेकिन जब इस अटैक का प्रभाव छटता है ना, तो हमें एबल हाफ गॉड को बताया जाता है जो कि जोर जोर से हाँप रहा होता है। अब इतने में हमें तीसरे नंबर के लीडर को भी बताया जाता है जो कि हाँप रहा होता है, और तो और उसने अपने इस तलवारबारी अटैक में अपनी 50% डाउकी का इस्तेमाल कर दिया था, इसलिए तीसरे नंबर का लीडर भी जोर जोर से हाँप रहा होता है। अब जब यहाँ पर ये हाफ एबल किंग या फिर बोला जाए तो हाफ एबल गॉड ये दिखता है कि उसके इतने पावरफुल वेपन से भी जो सामने तीसरे नंबर का लीडर है वो नहीं हरा पा रहा है, तो ये थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। ये हाफ एबल गॉड चलता है तो इसका एक और साथी था ना जो कि हाफ एबल गॉड था, उसकी ओर दिखने लगता है। लेकिन ये हाफ एबल गॉड चलता है तो ये अपने पहले साथी से मना कर देता है कि मैं बिल्कुल भी इस तीसरे नंबर के लीडर से लड़ने वाला नहीं हूँ, इसे तुम्हें ही संभालना होगा। अब जब हाफ एबल गॉड अपने दूसरे साथी को ऐसा कहता हुआ देखता है ना, तो वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि यहाँ पर बहुत जबरदस्ती जो एक और हाफ एबल गॉड है ना उसे मना कर लाया था, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर सकता था। अब यहाँ पर हाफ एबल गॉड चलता है तो इसके साथ 4 और बंदे थे ना जो कि एबल रेड किंग है, उन्हें आगे आने की कहता है। अब जैसे ये चारों बंदे हाफ एबल गॉड की बात सुनते हैं ना, तो ये आगे आ जाते हैं और अपनी शक्तियों को बाहर निकालने लगते हैं। अब जैसे इनकी शक्तियां निकलती हैं ना, तो चारों तरफ ब्लैक कोहरा छाने लगता है, लेकिन इस ब्लैक कोहरे में रेड कलर की शक्तियां भी छाने लगती हैं। अब जैसे ही तीसरे नंबर का लीडर एक साथ 5 बंदों को अपने ऊपर हमला करता हुआ दिखता है ना, तो वो भी थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, लेकिन गुस्से से ज्यादा वो परेशान हो जाता है कि भला वो एक साथ 5 बंदों को कैसे संभालेगा। और तो और तीसरे नंबर का लीडर ये भी समझ रहा था कि अभी भी जो हाफ एबल गॉड है ना, बोला जाए तो यहाँ पर 2 हाफ एबल गॉड है ना, उनमें से सिर्फ अभी तक एक ही अकेला उससे लड़ रहा है। अगर दोनों हाफ एबल गॉडों ने उस पर हमला किया ना, तो शायद वो किसी भी कीमत पर उनसे नहीं लड़ सकता। इसलिए यहाँ पर तीसरे नंबर का लीडर परेशान हो रहा होता है कि शायद अब मेरा मरना एकदम पक्का है, लेकिन वो इतनी आसानी से तो मरने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ पर अब जो तीसरे नंबर का लीडर चलता है तो ये कवच को निकालता है और अपने शरीर पर पहन लेता है। अब जैसे ही तीसरे नंबर का लीडर ऐसा करता है ना, तो जो 4 एबल रेड किंग है ना वो अपने शरीर से शक्तियां निकालने लगते हैं, और जो तीसरे नंबर का लीडर है ना उसे सप्रेस करने लगते हैं। इतने में जो एबल हाफ गॉड है ना वो एक और अटैक का इस्तेमाल करने लगता है। अब जैसे ही एबल हाफ गॉड एक और अटैक का इस्तेमाल करता है ना, तो इस अटैक से जो मतलब कि जैसे हमारा वांगलिंग सफेद कलर की सोलों का इस्तेमाल करता है ना, वैसे ही जो एबल हाफ गॉड है ना इसके शरीर से पावरफुल आत्माएं निकलती हैं। मतलब कि आत्माएं नहीं है, ये आप ऐसे मान सकते हो कि छोटे छोटे अटैक हैं, और जी सीधा जो तीसरे नंबर का लीडर है ना उससे टकराने लगते हैं, जिस वजह से तीसरे नंबर के लीडर ने जो अभी कुछ समय पहले ये कवच पहना है ना उसमें भी क्रैक आने लगते हैं। अब थोड़े समय तक ऐसा ही चलता रहता है, लेकिन जो एक और हाफ एबल गॉड है ना वो इनकी लड़ाई से बोर हो जाता है। ये हाफ एबल गॉड चलता है तो यहाँ से तुरंत गायब हो जाता है। अब जैसे ये गायब होता है ना, तो जो तीसरे नंबर का लीडर है ना उसके पीछे प्रकट होता है, और उसके पीछे से हाथ डालकर जो तीसरे नंबर का लीडर है ना उसका दिल ही बाहर निकाल लेता है और उस दिल के 2 टुकड़े कर देता है। अब यहाँ पर जब तीसरे नंबर का लीडर ये देखता है कि उसके दिल के 2 टुकड़े हो चुके हैं, तो वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है और वो समझ जाता है कि अब वो शायद किसी भी कीमत पर नहीं जीत सकता। इसलिए अब जो तीसरे नंबर का लीडर चलता है तो एक स्क्रॉल का इस्तेमाल करता है, और यहाँ पर अभी तक जिस सभी की सभी एबल रेस के लोग उस पर भारी पड़ रहे थे ना, ये यहाँ से कुछ भी नहीं कर पाते, और जो तीसरे नंबर का लीडर है ना वो यहाँ से भाग जाता है। अब जब एबल हाफ गॉड तीसरे नंबर के लीडर को भागते हुए देखते हैं ना, तो वो समझ जाते हैं कि तीसरे नंबर का लीडर जो फर्स्ट बिल्डिंग है ना वहीं पर जाएगा, बोले जाए तो हेवनली एम्परर के पास ही जाएगा, और हमें बोले जाए तो हमारे बारे में उन्हें सब कुछ बता देगा।
इसलिए अब हमें सीधा हेवनली एम्परर के पास ही जाना है। दूसरे नंबर के जो भी बिल्डिंग है ना उस पर हम बाद में कब्जा करेंगे। अब जैसे यहाँ पर इनके बीच ऐसी बात होती है ना एवरेस्ट के बंदों के बीच, तो ये चलते हैं तो जो पहला नंबर का बिल्डिंग है ना वहाँ की ओर सीधा निकल जाते हैं। अब इतने में हमारे जान वगैरह को भी बताया जाता है जो कि दूसरे नंबर की बिल्डिंगों में आ चुके थे। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और पर हमें जो पहले नंबर की बिल्डिंग है ना वहाँ का सीन बताया जाता है जहाँ पर एक कुर्सी पर हेवनली एम्परर बैठे हुए थे और इनके सामने जो तीसरे नंबर का फ्लोर का लीडर है ना वो आ चुका था और एवरेस्ट के लोगों के बारे में बता रहा था। अब जब ये तीसरे फ्लोर का लीडर हेवनली एम्परर को सब कुछ बता देता है कि एवरेस्ट ने उनके 16 जो बिल्डिंग है ना उन पर हमला कर दिया है और हर बिल्डिंग के जो लीडर है ना उसे अपने कंट्रोल में ले लिया है, ये सब कुछ हेवनली एम्परर को बता देता है। तो हेवनली एम्परर चलते हैं तो मुस्कुराने लगते हैं। वो समझ जाते हैं कि जैसा उनका प्लान के हिसाब से चल रहा है ना वैसा ही सब कुछ चल रहा है। और तो और जो पहले नंबर का फ्लोर का गार्डियंस है ना बोला जाए तो लीडर हेवनली एम्परर, वो ये भी महसूस कर लेते हैं कि यहाँ पर कोई जियो कबीले का मेंबर भी आ चुका है और उसके शरीर में काफी ज्यादा होली फ्लेम है और अगर वो उन्हें प्राप्त कर लेता है ना तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। अब भाई साहब जैसे ये हेवनली एम्परर सोचता है ना इतने में इसी के सामने जो एवरेस्ट के 6 बंदे हैं ना वो अचानक प्रकट हो जाते हैं। अब जब हेवनली एम्परर 6 एवरेस्ट के बंदों को यहाँ पर आता हुआ देखता है तो वो और भी ज्यादा खुश हो जाता है और भी जोर जोर से हंसने लगता है और फिर इसी हंसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन आप लोगों को एक कमेंट डाल देना है कि भाई वीडियो कैसी लगी। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिक केयर।